हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे रहस्यमयी, सबसे विवादास्पद और सबसे गहरी किताब है। किताब का नाम है द रेड बुक और इसके लेखक हैं कार्ल गुस्ताव जंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये किताब इतनी रहस्यमयी है कि इसे लिखने में 16 साल लगे। इसे 40 साल तक किसी ने नहीं देखा और इसके प्रकाशित होते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। 1913 में दुनिया के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा जीवन बदल गया। वो डरावने सपने देखने लगे, रहस्यमयी दृश्य उन्हें दिखने लगे और उन्हें लगा कि वो पागल हो रहे हैं। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों को एक किताब में लिखना शुरू किया, लाल चमड़े में बंधी एक विशाल पुस्तक में। उन्होंने उसे नाम दिया द रेड बुक। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है, ये जंग की आत्मा की डायरी है। ये उनके सपनों, उनके दृश्यों, उनके भय और उनके ज्ञान का संग्रह है। इसमें उन्होंने अपने अवचेतन मन से बातें की, अपने अंदर के राक्षसों से दोस्ती की और अपने असली स्व को खोजा। इस ऑडियो बुक में हम जंग के साथ उसी यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि अलीजा और सलोम कौन थीं, फिलेमॉन नाम का वो पंखों वाला बुजुर्ग कौन था, सर्प ने क्या ज्ञान दिया और कैसे जंग ने अपने शैडो से दोस्ती करके खुद को पाया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि आज हम उस दुनिया में जाने वाले हैं जहां सपने और हकीकत एक हो जाते हैं, जहां राक्षस गुरु बन जाते हैं और जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय, जंग का संकट। पार्ट 1, द प्रोलॉग, जुंग का डिसेंट। चैप्टर 1, जुंग का संकट, जब मनोवैज्ञानिक खुद ही मरीज बन गया। 1913 का साल, यूरोप में हलचल थी। पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। हर तरफ तनाव था, हर तरफ बेचैनी थी। पर कार्ल जुंग के लिए ये साल कुछ और ही लेकर आया, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट। जुंग उस समय दुनिया के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रॉइड के बाद का सबसे बड़ा नाम। उनकी किताबें पढ़ी जाती थीं, उनके लेक्चर सुने जाते थे, उनकी राय का सम्मान किया जाता था। पर उनका फ्रॉइड से रिश्ता टूट चुका था। गुरु शिष्य का वो रिश्ता जो कभी इतना गहरा था, अब खत्म हो गया था। जुंग ने अपनी डायरी में लिखा, फ्रॉइड से अलग होना मेरे लिए बहुत कठिन था। वो मेरे गुरु थे, मेरे पिता की तरह थे, पर हमारे विचार अलग हो गए थे। मैं उनके अंधे अनुयायी की तरह नहीं रह सकता था। ये अलगाव जुंग के लिए बहुत बड़ा आघात था। वो अकेले हो गए थे, उनके पुराने मित्र दूर हो गए, उनके सहयोगी अलग हो गए, उनके शिष्य भी नहीं रहे। जुंग बहुत अकेले थे। उन्हें लगा कि वो अपनी दुनिया खो रहे हैं। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, डरावने सपने और रहस्यमयी दृश्य। जुंग ने लिखा, पहले तो सिर्फ सपने थे, डरावने सपने। मैंने खून की नदियां देखीं, मृत शरीरों के ढेर, तबाह हुए शहर, इतना खून कि मैं डर गया। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं। पर ये सिर्फ सपने नहीं थे। दिन में भी जुंग को ऐसे दृश्य दिखते। जब वो अकेले होते, जब वो सोचते, जब वो बैठे होते, तो ये तस्वीरें उनके सामने आ जाती। एक बार उन्होंने देखा, एक विशाल बाढ़ आ रही है, पूरे यूरोप को डुबो देने वाली। मैंने सैकड़ों लोगों को डूबते देखा, सभ्यता को तबाह होते देखा। दूसरी बार उन्होंने देखा, एक आदमी जल रहा था, पर जलता नहीं था। उसकी आंखों में आग थी, पर वो शांत था। तीसरी बार उन्होंने देखा, एक विशाल सर्प जमीन से निकल रहा था, आकाश को छूने के लिए। ये सब देखकर जुंग डर गए। उन्होंने सोचा, शायद मैं सच में पागल हो गया हूं। एक मनोवैज्ञानिक जो खुद पागल हो जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मैं दूसरों का इलाज करता था, अब खुद ही मरीज बन गया हूं। उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, पर किसी ने उनकी बात नहीं समझी। उन्होंने अपने सहकर्मियों से सलाह मांगी, पर वो भी हैरान थी। कोई नहीं जानता था कि जुंग के साथ क्या हो रहा है। जुंग ने लिखा, मैं बिल्कुल अकेला था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। मैंने सोचा कि शायद मैं सच में पागल हो गया हूं। पर जुंग ने हार नहीं मानी। उनके अंदर का वैज्ञानिक जाग गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं पागल हो रहा हूं तो कम से कम ये जान लूं कि पागलपन क्या होता है। मैं इसका अध्ययन करूंगा, इसका दस्तावेजीकरण करूंगा, इसे समझूंगा।
और तब उन्होंने वो किया जो शायद किसी ने नहीं किया था। उन्होंने एक खाली डायरी ली, उसे लाल चमड़े में बांधा और अपने इन दृश्यों को लिखना शुरू किया। यही थी द रेड बुक की शुरुआत। जुंग ने लिखा, मैंने अपनी आत्मा को खो दिया था, अब मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। ये डायरी मेरी यात्रा का दस्तावेज है। उन्होंने एक तरीका ढूंढा, सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन। वो अपने दृश्यों में उतरते, उनसे बात करते, उनसे सवाल पूछते, जैसे कोई सपने से बात कर रहा हो। ये तरीका बहुत खतरनाक था। कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐसा करने की सलाह नहीं देता। ये मन को और भी अस्थिर कर सकता था, और भी गहरे अंधेरे में ले जा सकता था। पर जुंग के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें लगा कि यही उनका रास्ता है, यही उनकी आखिरी उम्मीद है। जुंग ने लिखा, मैंने तय किया कि मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। मैं अपने अंधेरे में उतरूंगा, चाहे वहां कुछ भी हो, क्योंकि शायद वही मेरी रोशनी छिपी है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो रहे हो? जब तुम डरते हो तो तुम क्या करते हो? भागते हो या सामना करते हो? क्या तुमने कभी अपने सपनों पर ध्यान दिया है? अगर तुम्हें लगे कि तुम पागल हो रहे हो तो तुम क्या करोगे? दूसरे अध्याय में जंग अपने सबसे बड़े फैसले के बारे में बताते हैं, बाहरी दुनिया छोड़कर अंदर की दुनिया में जाने का फैसला। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे जोखिम भरा कदम था। जंग ने लिखा, मैंने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने परिवार से दूरी बना ली, अपना काम छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में जाना चाहता था। उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा टावर बनवाया। वहां वो अकेले रहते, सोचते, लिखते। कोई उनसे मिलने नहीं आता, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, बस वो और उनकी आत्मा। जंग ने लिखा, मैंने महसूस किया कि मेरे अवचेतन में बहुत सारे लोग रहते हैं। वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। पहली मुलाकात हुई दो स्त्रियों से, एलिजा और सैलोमे। जंग ने लिखा, एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखों में ज्ञान था, जिसके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थीं, और एक जवान लड़की थी, सुंदर, आकर्षक, पर अंधी। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से, तुम आखिर आ ही गए। यही वो पल था जब जंग के अवचेतन के दरवाजे खुल गए। अब आगे जो हुआ वो किसी कल्पना से कम नहीं था। जंग ने महसूस किया कि उनके अंदर एक पूरी दुनिया है जो सालों से उनसे बात करने का इंतजार कर रही थी। जंग ने लिखा, मैंने अपने अंदर की दुनिया में कदम रखा। वहां सब कुछ अलग था, समय अलग था, जगह अलग थी, नियम अलग थे, पर वहां एक सच्चाई थी, एक गहराई थी जो बाहर की दुनिया में नहीं थी। उन्होंने सीखा कि हमारे अवचेतन में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। वो हमसे बात करना चाहती हैं, हमें रास्ता दिखाना चाहती हैं, हमें सच्चाई बताना चाहती हैं, पर हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ बाहर की दुनिया में भागते रहते हैं, शोर में खोए रहते हैं, दिखावे में उलझे रहते हैं। जंग ने लिखा, हम सब अपने अंदर एक दुनिया लेकर चलते हैं, पर हम उसे देखना नहीं चाहते। हम उससे डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर देखेंगे तो हमें कुछ बुरा मिलेगा, पर असल में अंदर ही असली खजाना है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुमने कभी अपने अंदर की आवाज सुनी है? क्या तुम अपने सपनों पर ध्यान देते हो? अगर तुम अपने अवचेतन से बात कर सकते तो क्या पूछते? क्या तुम अकेलेपन से डरते हो या उसे एक मौके की तरह देखते हो? चैप्टर 3, एलिजा और सैलोम, स्त्री शक्ति के दो रूप। तीसरे अध्याय में जंग अपने सबसे रहस्यमयी अनुभव के बारे में बताते हैं, एलिजा और सैलोम से मुलाकात। ये दोनों पात्र जंग के अवचेतन में बार बार आते थे और उनके बीच का रिश्ता जंग को बहुत कुछ सिखाता था। जंग के सपनों में दो स्त्रियां आती थीं, एक बूढ़ी, एक जवान, एक ज्ञानवान, एक सुंदर, एक भविष्य देखने वाली, एक अंधी, एक शांत, एक उग्र। ये थी एलिजा और सैलोम। एलिजा बाइबल की एक महान भविष्यवक्ता थीं। उन्होंने राजाओं को सलाह दी, युद्धों की भविष्यवाणी की और सदियों तक याद की गईं। जंग के सपनों में वो एक बूढ़ी ज्ञानवान स्त्री के रूप में आईं। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। उनके शब्दों में शक्ति थी, जैसे वो ब्रह्मांड के रहस्य जानती हों।
वो जंग को सलाह देती, रास्ता दिखाती, उनके सवालों के जवाब देती। सैलोम बाइबल की वही सैलोम थी जिसने जॉन द बैप्टिस्ट का सिर मांगा था। वो इच्छा, आकर्षण और विनाश का प्रतीक थी। जंग के सपनों में वो एक जवान सुंदर लड़की के रूप में आई। उसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य था, पर वो अंधी थी। वो देख नहीं सकती थी, पर वो जानती थी। जंग ने लिखा, एलिजा ज्ञान थी, सैलोम इच्छा थी। एलिजा आत्मा थी, सैलोम शरीर थी। एलिजा प्रकाश थी, सैलोम अंधेरा थी। दोनों एक साथ, दोनों अलग, और दोनों मेरे अंदर थीं। जंग ने देखा कि सैलोम एक सर्प से प्रेम करती है। ये बहुत अजीब था। एक अंधी लड़की और एक सर्प, एक दूसरे से लिपटे हुए, पर इसी में गहरा अर्थ छिपा था। सर्प ज्ञान का प्रतीक है, प्राचीन ज्ञान का, आदिम ज्ञान का। सैलोम अंधी है, पर वो ज्ञान से प्रेम करती है। वो नहीं देख सकती, पर वो जानती है। यही है अंतर्ज्ञान की शक्ति, बिना देखे जानना, बिना समझे महसूस करना। एलिजा और सैलोम के बीच एक अजीब रिश्ता था। कभी वो एक दूसरे की विरोधी थीं, कभी सहयोगी। कभी एलिजा सैलोम को नियंत्रित करती, कभी सैलोम एलिजा को चुनौती देती। जंग ने समझा कि ये दोनों स्त्रियां उनके अंदर की स्त्री शक्ति के दो रूप हैं। जंग ने इसे एनिमा नाम दिया, पुरुष के अंदर की स्त्री। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री रहती है। वो उसकी भावनाएं हैं, उसका अंतर्ज्ञान है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी कोमलता है। जंग की एनिमा दो रूपों में आई, एलिजा के रूप में ज्ञान और सैलोम के रूप में इच्छा। दोनों जरूरी हैं, दोनों के बिना इंसान अधूरा है। जंग ने लिखा, मैंने एलिजा से सीखा कि ज्ञान क्या है, मैंने सैलोम से सीखा कि इच्छा क्या है। दोनों जरूरी हैं, दोनों के बिना इंसान अधूरा है। सिर्फ ज्ञान से आदमी सूखा हो जाता है, सिर्फ इच्छा से आदमी जंगली हो जाता है। दोनों का संतुलन ही सही जीवन है। एक दिन जंग ने एलिजा से पूछा, तुम सैलोम के साथ क्यों हो? वो तो अंधी है, अज्ञानी है, खतरनाक है। एलिजा मुस्कुराई और बोली, वो अंधी है इसलिए वो देखती है जो तुम नहीं देख सकते। वो अज्ञानी है इसलिए वो जानती है जो तुम नहीं जान सकते। वो खतरनाक है इसलिए वो तुम्हें जीवित रखती है। जंग ने सैलोम से पूछा, तुम एलिजा के साथ क्यों हो? वो तो बूढ़ी है, उबाऊ है, सख्त है। सैलोम ने कहा, वो बूढ़ी है इसलिए वो जानती है जो मैं नहीं जानती। वो उबाऊ है इसलिए वो मुझे शांत रखती है। वो सख्त है इसलिए वो मुझे सीमा में रखती है। जंग ने समझा कि यही संतुलन है, ज्ञान और इच्छा का, आत्मा और शरीर का, प्रकाश और अंधेरे का। इसी संतुलन में इंसान पूरा होता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे अंदर की स्त्री शक्ति कैसी है? तुम अपने अंतर्ज्ञान पर कितना भरोसा करते हो? तुम्हारे जीवन में ज्ञान और इच्छा का क्या संतुलन है? क्या तुम अपने अंदर के विरोधी तत्वों को संतुलित कर पाते हो? चौथे अध्याय में जंग अपने सबसे महत्वपूर्ण गुरु के बारे में बताते हैं, फिलेमॉन। ये कोई साधारण पात्र नहीं था। ये जंग के अवचेतन का सबसे गहरा, सबसे ज्ञानवान, सबसे रहस्यमयी हिस्सा था। फिलेमॉन जंग के सपनों में एक बूढ़े, पंखों वाले बुजुर्ग के रूप में आए। उनके सिर पर सींग थे, जैसे किसी प्राचीन देवता के। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने समय की शुरुआत देखी हो, और उनके पीछे बड़े बड़े पंख थे, जैसे किसी दिव्य पक्षी के। वो किसी देवता से कम नहीं लगते थे। जंग ने लिखा, फिलेमॉन मुझसे बोले, मैं तुम नहीं हूं, मैं तुम्हारा विचार नहीं हूं, मैं तुम्हारी कल्पना नहीं हूं। मैं वो हूं जो तुमसे बड़ा है, जो तुमसे पुराना है, जो तुमसे ज्यादा जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जंग को एहसास हुआ कि उनके अंदर की आवाजें सिर्फ उनके विचार नहीं है, सिर्फ उनकी कल्पना नहीं है। वो उनसे स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना ज्ञान है। वो उनकी कल्पना नहीं है, वो असली हैं। फिलेमॉन जंग के गुरु बने। उन्होंने जंग को बहुत कुछ सिखाया, आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। उनकी शिक्षाएं गहरी थीं, रहस्यमयी थीं और अक्सर समझने में मुश्किल थीं। फिलेमॉन ने कहा, तुम जो देखते हो वो सच नहीं है, तुम जो सोचते हो वो सच नहीं है, तुम जो जानते हो वो सच नहीं है। सच वो है जो तुम महसूस करते हो पर जानते नहीं। सच वो है जो तुम हो पर समझते नहीं। जंग ने पूछा, तो सच क्या है? मैं उसे कैसे पाऊं? फिलेमॉन ने कहा, सच को पाया नहीं जाता,
सच को जिया जाता है। तुम हर दिन, हर पल, हर अनुभव में सच को जीते हो, पर तुम उसे पहचानते नहीं। जंग ने फिलेमॉन के माध्यम से आर्केटाइप की अवधारणा को समझा। आर्केटाइप वो मूल प्रतिमान है जो हर इंसान के अवचेतन में मौजूद हैं। वो कभी बदलते नहीं, वो हर संस्कृति में, हर जमाने में, हर इंसान में एक जैसे हैं। फिलेमॉन खुद एक आर्केटाइप थे, वाइज ओल्ड मैन का आर्केटाइप। वो गुरु का, मार्गदर्शक का, ज्ञानी का, संत का प्रतीक थे। वो वही थे जो हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद है। वो आंतरिक आवाज़ जो हमें सही रास्ता दिखाती है, जो हमें हमारी गलतियों से बचाती है, जो हमें हमारी सच्चाई बताती है। जंग ने लिखा, फिलेमॉन ने मुझे सिखाया कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अंदर एक पूरी दुनिया है जो मुझसे बड़ी है, जो मुझसे पुरानी है, जो मुझसे ज़्यादा जानती है। मुझे बस उसकी बात सुननी है। एक दिन जंग ने फिलेमॉन से पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? फिलेमॉन ने कहा, मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ समय नहीं है। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ स्थान नहीं है। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ शब्द नहीं है। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ सिर्फ सच है। जंग ने पूछा, और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? फिलेमॉन ने कहा, वहाँ पहुँचा नहीं जाता, वहाँ तो तुम हो ही, तुम बस उसे भूल गए हो। याद करो। फिलेमॉन की शिक्षा जंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी से उन्होंने सामूहिक अवचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सिद्धांत विकसित किया। ये विचार कि हम सब के अंदर एक समान अवचेतन है जो हमारे पूर्वजों के अनुभवों से भरा है, जो हर संस्कृति में एक जैसा है, जो समय और स्थान से परे है। जंग ने लिखा, फिलेमॉन ने मुझे सिखाया कि मैं सिर्फ अपने जीवन का नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के जीवन का भी प्रतिनिधि हूँ। मेरे अंदर उनका ज्ञान है, उनकी सीख है, उनका दर्द है, उनकी खुशी है। मैं अकेला नहीं हूँ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है? क्या तुमने कभी अपने अंदर से कोई आवाज़ सुनी है जो तुमसे ज़्यादा जानती हो? तुम्हारे लिए ज्ञान का क्या मतलब है? क्या तुम अपने अंदर के फिलेमॉन की आवाज़ सुन सकते हो? पार्ट 2, द डिसेंट, अंधेरे में उतरना। चैप्टर 5, द डेजर्ट, रेगिस्तान की यात्रा। 5वें अध्याय में जंग अपनी सबसे कठिन यात्रा के बारे में बताते हैं, रेगिस्तान की यात्रा। ये कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था, ये उनकी आत्मा का रेगिस्तान था, उनके अंदर का सबसे सूना, सबसे अकेला, सबसे खाली हिस्सा। जंग ने लिखा, मैंने खुद को एक विशाल रेगिस्तान में पाया। चारों तरफ रेत, ऊपर तपती धूप और कहीं कोई आसरा नहीं। न पेड़, न पानी, न छाया। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। जहां तक नजर जाती सिर्फ रेत और सूरज। रेगिस्तान अकेलेपन का प्रतीक है, खालीपन का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा, तुम और तुम्हारा अकेलापन, तुम और तुम्हारा डर। जंग रेगिस्तान में भटकते रहे। उन्हें प्यास लगी, भूख लगी, थकान हुई। उनके पैर जल गए, उनके होंठ फट गए, उनकी आंखें धुंधली हो गईं, पर कोई मदद नहीं थी। वो अकेले थे, बिल्कुल अकेले। उन्होंने लिखा, मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, पर कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस रेत, रेत और रेत। तभी उन्होंने रेगिस्तान के जीव देखे, सर्प, बिच्छू, मकड़ियाँ और दूसरे खतरनाक जीव। ये उनके डर के प्रतीक थे, वो डर जो हमारे अंदर छिपे हैं, जो हमें रातों में जगाए रखते हैं, जो हमें सपनों में परेशान करते हैं। जंग डर गए, उनका दिल तेज धड़कने लगा, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी सांस फूलने लगी, पर उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन जीवों को देखा, उन्हें समझा, उनसे बात की। एक विशाल सर्प उनके सामने आया, उसकी फुसकार से रेत उड़ने लगी। जंग डर गए, पर टस से मस नहीं हुए। सर्प ने उनसे कहा, तुम डरते हो हमसे, पर हम तुमसे नहीं डरते। हम तो यहाँ हमेशा से थे, हम तुमसे पहले भी थे, हम तुम्हारे बाद भी रहेंगे। तुम ही नए हो, तुम ही अजनबी हो। जंग ने समझा कि ये डर उनके अंदर हमेशा से थे, वो बस उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। ये डर उनके बचपन से थे, उनके पूर्वजों से थे, उनकी आदिम प्रवृत्तियों से थे। रेगिस्तान में जंग को एक और सीख मिली,
खालीपन ही सृजन का स्रोत है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी कुछ नया शुरू होता है। जब सब कुछ छूट जाता है तभी कुछ नया मिलता है। जब सब कुछ खाली हो जाता है तभी कुछ नया भरता है। जंग ने लिखा, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं हूँ। अकेलेपन में ही मैंने अपनी आत्मा को पाया। खालीपन में ही मैंने अपना अस्तित्व खोजा। जब कुछ नहीं था तब मैं था। रेगिस्तान की यात्रा ने जंग को सिखाया कि अकेलेपन डरावना नहीं है। अकेलेपन एक मौका है खुद से मिलने का, अपनी आत्मा को जानने का, अपने डर का सामना करने का। जो अकेलेपन से डरता है वो खुद से भी डरता है। जो अकेलेपन को गले लगाता है वो खुद को भी गले लगाता है। जंग ने लिखा, रेगिस्तान में मैंने सीखा कि अकेलेपन सज़ा नहीं है, ये एक तोहफा है। ये वो समय है जब तुम सिर्फ अपने साथ हो सकते हो, जब तुम अपनी आवाज़ सुन सकते हो, जब तुम अपने सच को देख सकते हो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? तुम्हारे अंदर की डर क्या है? क्या तुमने कभी अकेलेपन में कुछ नया सीखा है? अकेलेपन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? छठे अध्याय में जंग रेगिस्तान के बीच एक विशाल किले पर पहुंचते हैं। ये किला उनके अहंकार का, उनके ईगो का, उनकी अपनी बनाई दीवारों का प्रतीक था। जंग ने लिखा, रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल किला खड़ा था। उसकी दीवारें ऊंची थीं, उसके बुर्ज मजबूत थे, उसके दरवाजे भारी थे। मैंने सोचा, यहाँ कौन रहता होगा? इतनी मेहनत से बनाया गया ये किला किसकी रक्षा करता है? जंग किले के अंदर गए। वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। सुंदर बगीचे, बहते पानी के फव्वारे, रंग बिरंगे फूल, सुगंधित खुशबुएं। रेगिस्तान के बिल्कुल उलट। यहाँ हरियाली थी, शांति थी, सुंदरता थी। किले के अंदर एक राजा और रानी रहते थे। वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अमीर थे, बहुत प्रतापी थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, शक्ति। पर वो बहुत अकेले भी थे। उनके पास सब कुछ था पर वो खुश नहीं थे। उनके पास सब कुछ था पर उनका दिल खाली था। राजा ने जंग से कहा, तुम कौन हो जो हमारे किले में आए हो? यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई आ नहीं सकता। ये किला हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है। जंग ने कहा, मैं एक खोया हुआ आदमी हूँ, अपनी आत्मा को ढूंढ रहा हूँ। मैं रेगिस्तान में भटक रहा था तो ये किला दिखा, मैं अंदर आ गया। रानी हंसी, आत्मा? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है। हमारे पास सब कुछ है पर आत्मा नहीं। हमने उसे कहीं खो दिया, शायद उसे बाहर ही छोड़ आए। जंग ने समझा कि ये किला उनके अहंकार का प्रतीक था। ये वो दीवारें थीं जो उन्होंने अपने चारों तरफ बना रखी थीं। ये उनका ईगो था जो उन्हें उनकी आत्मा से दूर रख रहा था। ये दीवारें उनकी सुरक्षा के लिए थीं, पर वही उनकी कैद भी थीं। तभी किला गिरने लगा, जोर का भूकंप आया, दीवारें टूटने लगी, बुर्ज ढहने लगे, दरवाजे टूट गए। राजा और रानी डर गए। वो चिल्लाने लगे, भागने लगे, छिपने लगे, पर जंग नहीं डरे। जंग ने लिखा, मैंने देखा कि किला गिर रहा है पर मुझे डर नहीं लगा। मैंने सोचा, शायद यही होना चाहिए। शायद पुराने को गिरना ही होगा ताकि नया बन सके। शायद इन दीवारों को तोड़ना ही होगा ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। किला पूरी तरह ढह गया, धूल उड़ी, मलबा बिखरा, पत्थर टूटे, सब कुछ खत्म हो गया। पर उसके मलबे से एक नया किला बनने लगा, और भी मजबूत, और भी सुंदर, और भी ऊंचा। यही था मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। पुराने स्व को मरना होता है ताकि नया स्व जन्म ले सके। पुराने विचारों को छोड़ना होता है ताकि नए विचार आ सकें। पुरानी आदतों को तोड़ना होता है ताकि नई आदतें बन सकें। जंग ने लिखा, किले के गिरने के बाद मैंने देखा कि आसमान साफ हो गया था, सूरज निकल आया था, हवा ताज़ा थी, मैं आज़ाद था। उन दीवारों ने मुझे कैद कर रखा था पर अब मैं आज़ाद था। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे अहंकार का किला कैसा है? क्या तुम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारे जीवन में कौन सी चीज़ें बदलनी चाहिए? तुमने कौन सी दीवारें अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी हैं? चैप्टर 7 द सर्पेंट, ज्ञान का सर्प। 7वें अध्याय में जंग की मुलाकात सबसे रहस्यमयी प्राणी से होती है, सर्प से। ये सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था, ये ज्ञान का सर्प था, आदिम शक्ति का सर्प था, ब्रह्मांड के रहस्यों का सर्प था। सर्प हर संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।
बाइबल में सर्प ने ईव को ज्ञान का फल दिया। हिंदू धर्म में शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। चीन में ड्रैगन शक्ति का प्रतीक है। मिस्र में सर्प फिरौन का प्रतीक था। हर जगह, हर संस्कृति में सर्प को किसी न किसी रूप में पूजा गया, डरा गया, सम्मान दिया गया। जंग के सपने में एक विशाल सर्प आया। उसका शरीर सोने जैसा चमकता था, उसकी आंखों में ज्ञान था, उसकी फुफकार में शक्ति थी। वो इतना बड़ा था कि उसका शरीर क्षितिज तक फैला था। सर्प ने जंग से कहा, मैं सबसे पुराना हूं, मैं सबसे नया हूं, मैं वही हूं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मैं वही हूं जो आदिम समय में था और भविष्य में भी रहेगा। जंग डर गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी सांस रुक गई, उनका दिल तेज धड़कने लगा। पर सर्प में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं वही हूं जो तुम हो, पर तुम अभी नहीं जानते। सर्प ने जंग को ज्ञान दिया, बताया कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छाई और बुराई एक ही शक्ति के दो रूप हैं। प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सर्प ने कहा, तुम अंधेरे से डरते हो, पर अंधेरे के बिना प्रकाश का क्या मतलब? तुम बुराई से डरते हो, पर बुराई के बिना अच्छाई की क्या कीमत? तुम मृत्यु से डरते हो, पर मृत्यु के बिना जीवन का क्या मोल? जंग ने पूछा, तो क्या अंधेरा अच्छा है? क्या बुराई जरूरी है? सर्प ने कहा, अंधेरा ना अच्छा है न बुरा, अंधेरा बस है। बुराई ना अच्छी है न बुरी, बुराई बस है। तुम ही उन्हें अच्छा या बुरा कहते हो, तुम ही उन्हें मूल्य देते हो। असल में वो बस हैं और जरूरी हैं। जंग ने समझा कि सर्प उनके अंदर के ज्ञान का प्रतीक था। वो ज्ञान जो हमेशा से था, पर जिसे हमने दबा रखा था। वो आदिम शक्ति जो हमारे भीतर थी, पर जिसे हमने भुला दिया था। जंग ने लिखा, सर्प ने मुझे सिखाया कि ज्ञान डरावना हो सकता है, पर डर के बावजूद उसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। जो ज्ञान से डरता है वो अज्ञान में रहता है, जो सच से डरता है वो झूठ में रहता है। सर्प से दोस्ती करना आसान नहीं था। उससे मिलना, उसकी बात सुनना, उसे समझना, ये सब बहुत कठिन था। पर जंग ने किया। उन्होंने अपने डर को गले लगाया, अपने अंधेरे को स्वीकार किया, अपने सर्प से दोस्ती की, और इसी में उन्हें मुक्ति मिली। जन ने लिखा, सर्प से दोस्ती करने के बाद मैंने देखा कि मेरा डर खत्म हो गया। मैं अब उससे डरता नहीं था। मैं उसे समझता था, मैं उसे जानता था, मैं उसे स्वीकार करता था, और यही आज़ादी थी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम अपने अंदर के ज्ञान से डरते हो? क्या तुम अंधेरे को स्वीकार करते हो? तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? अगर तुम अपने सर्प से मिलो तो वो तुमसे क्या कहेगा? 8वें अध्याय में जंग के सबसे अजीब और सबसे गहरे अनुभव के बारे में है, मृतकों से संवाद। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों की खोज है। जंग ने लिखा, एक रात मेरे पास बहुत सारे मृत लोग आए। वो मुझसे बात करना चाहते थे, वो मुझे कुछ बताना चाहते थे। मैंने उनकी आत्माओं को देखा, उनके चेहरे पहचाने। कुछ मेरे पूर्वज थे, कुछ अजनबी, पर सबके चेहरे पर एक ही सवाल था। जंग डरे नहीं, उन्होंने उनकी बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ भूत नहीं है, ये उनके अंदर के वो हिस्से हैं जो कभी जीवित थे पर अब दब गए हैं। मृतकों ने कहा, हम मरे हुए हैं, फिर भी हम जीवित हैं, हम तुमसे सीखना चाहते हैं। जंग ने पूछा, तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? तुम तो मरे हुए हो, तुम्हें क्या सीखना? मृतकों ने कहा, हम सीखना चाहते हैं कि कैसे जीना है। हम जीते तो थे पर सीखा नहीं, हमने दिन काटे पर जीवन को समझा नहीं। अब हम जानना चाहते हैं। ये बहुत गहरी बात थी। जीना और सीखना ये दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग जीते हैं पर सीखते नहीं। वो दिन काटते हैं पर जीवन को समझते नहीं। वो सांस लेते हैं पर जीते नहीं। वो मौजूद होते हैं पर प्रेजेंट नहीं होते। मृतकों ने जन को 7 कहानियां सुनाई, 7 प्रकार के लोगों की, 7 प्रकार के जीवन की, 7 प्रकार की मृत्यु की। हर कहानी में एक सीख थी, एक सच्चाई थी, एक रहस्य था। पहली कहानी थी उस राजा की जिसके पास सब कुछ था, सोना, हीरे, महल, सेना, पर उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसके पास सब कुछ था पर उसका दिल खाली था। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मेरे पास सब कुछ था पर मैंने कुछ नहीं पाया।
दूसरी कहानी थी उस गरीब किसान की जिसके पास कुछ नहीं था, न धन, न नाम, न शोहरत। पर उसने अपने परिवार से बहुत प्यार किया। उसने अपने बच्चों को सिखाया, अपनी पत्नी का साथ दिया, अपने दोस्तों की मदद की। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था पर मैंने सब कुछ पाया। तीसरी कहानी थी उस वैज्ञानिक की जिसने अपना पूरा जीवन किताबों में बिताया। उसने हजारों किताबें पढ़ीं, सैकड़ों प्रयोग किए, दर्जनों खोजें की, पर उसने कभी किसी इंसान को नहीं समझा। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मैं दुनिया को जानता था पर खुद को नहीं जान पाया। चौथी कहानी थी उस औरत की जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। उसने अपने बच्चों को पाला, अपने पति का साथ दिया, अपने माता पिता की सेवा की, पर उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मैं सबके लिए जी पर खुद के लिए नहीं जी सकी। पांचवी कहानी थी उस योद्धा की जिसने कई लड़ाइयां जीती, कई दुश्मन मारे, कई देश जीते, पर वो कभी शांति से नहीं रहा। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मैंने बहुत लड़ाइयां जीती पर अपने मन की लड़ाई हार गया। छठी कहानी थी उस कवि की जिसने सुंदर कविताएं लिखीं, मधुर गीत गाए, गहरी बातें कहीं, पर वो कभी अपनी ही कविताओं पर नहीं जी पाया। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मैंने बहुत कुछ कहा पर वो कर नहीं पाया। सातवीं कहानी थी उस साधु की जिसने दुनिया त्याग दी, जंगल में जा बैठा, सालों तक ध्यान किया। उसने ज्ञान पाया, शांति पाई, मोक्ष पाया। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने कहा, मैंने सब कुछ पाया पर दुनिया को कुछ नहीं दिया। हर कहानी में एक सच छिपा था, और वो सच ये था कि जीवन का मतलब सिर्फ जीना नहीं है बल्कि सीखना है। हर अनुभव से, हर गलती से, हर दर्द से, हर खुशी से सीखना है। जंग ने लिखा, मृतकों ने मुझे सिखाया कि मैं अपने पूर्वजों का ज्ञान अपने अंदर रखता हूँ। वो मेरे जरिए जीते हैं, वो मेरे जरिए सीखते हैं, मैं उनकी आशा हूँ। उन्होंने समझा कि हम अपने पूर्वजों के अनुभवों को अपने अंदर लेकर चलते हैं। उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, उनके सुख, उनके दुख, सब कुछ हमारे डीएनए में, हमारे अवचेतन में समाया है। जंग ने कहा, हम अकेले नहीं हैं, हम अपने पूर्वजों की कड़ी हैं। उनकी कहानियां हमारे अंदर जीवित हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुमने अपने पूर्वजों से क्या सीखा? तुम्हारे परिवार में कौन सी कहानियां चलती हैं? क्या तुम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हो? तुम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो? चैप्टर 9, शैडो से दोस्ती, अपने अंधेरे को गले लगाना। 9वें अध्याय में जंग मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक के बारे में बताते हैं, शैडो यानी छाया। शैडो क्या है? शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारा लालच, हमारी कामुकता, हमारी हिंसा, ये सब शैडो में छिपे हैं। हम उन्हें दबाते हैं, छुपाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। जंग ने लिखा, हर इंसान के अंदर एक अंधेरा है। जितना तुम उसे दबाओगे उतना वो बढ़ेगा, जितना तुम उसे छुपाओगे उतना वो ताकतवर होगा। जंग के सपनों में एक दिन उनका शैडो आया। वो एक काले कपड़ों में, काले चेहरे वाला डरावना आदमी था। उसकी आंखों में आग थी, उसके हाथों में तलवार थी। जंग डर गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? शैडो ने कहा, मैं वही हूं जो तुम नहीं बनना चाहते। मैं तुम्हारा गुस्सा हूं, तुम्हारा डर हूं, तुम्हारा लालच हूं, मैं तुम्हारा अंधेरा हूं। जंग ने कहा, तुमसे मिलकर मुझे डर लग रहा है, तुम बहुत भयानक हो। शैडो ने कहा, मैं भयानक हूं पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। तुम मुझे जितना दबाओगे उतना मैं बड़ा होता जाऊंगा, तुम मुझे जितना छुपाओगे उतना मैं ताकतवर होता जाऊंगा। जंग ने पूछा, तो मैं क्या करूं? शैडो ने कहा, मुझे स्वीकार करो, मुझे गले लगाओ, मुझसे दोस्ती करो। ये जंग के लिए सबसे कठिन काम था। अपने अंधेरे को स्वीकार करना, अपने राक्षस से दोस्ती करना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। पर जंग ने किया। उन्होंने अपने शैडो को देखा, उसे समझा, उसे स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका गुस्सा उन्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि ताकत देता है। उनकी ईर्ष्या उन्हें आगे बढ़ाती है। उनका लालच उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जंग ने लिखा, शैडो को स्वीकार करने के बाद मुझे एक अजीब सी शांति मिली। मैं अब पूरा था, मैं अब सिर्फ अच्छा नहीं था, मैं अच्छा और बुरा दोनों था, और यही मुझे इंसान बनाता था।
शैडो को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने अंदर के अंधेरे को पहचानो, उसे समझो और उसे सही दिशा में लगाओ। गुस्से को क्रिएटिविटी में बदलो, ईर्ष्या को प्रेरणा में, लालच को महत्वाकांक्षा में। जंग ने कहा, जो तुम अपने अंदर देखना नहीं चाहते वही तुम्हारा रास्ता है। जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारा गुरु है। शैडो से दोस्ती करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। हर दिन हमारे सामने नए राक्षस आते हैं, नए डर आते हैं, नए अंधेरे आते हैं। उनसे दोस्ती करना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना, यही असली शैडो वर्क है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारा शैडो क्या है? तुम किन चीजों को अपने अंदर दबाते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या तुम अपने अंधेरे को स्वीकार कर सकते हो? चैप्टर 10 इंडिविजुएशन, अपने असली स्व को खोजना। 10वें अध्याय में युंग अपने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताते हैं, इंडिविजुएशन। ये शब्द सुनने में कठिन लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है, अपने असली स्व को खोजना। युंग कहते हैं, हम सब एक खोल में जीते हैं। ये खोल हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारी संस्कृति है। ये खोल हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। पर इस खोल के अंदर हमारा असली स्व छिपा है। वो हमारी असली पहचान है, हमारे असली सपने हैं, हमारी असली इच्छाएं हैं। और इंडिविजुएशन इसी असली स्व को खोजने की यात्रा है। युंग ने लिखा, मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों की नजरों में जिया। मैं वो बन गया जो समाज चाहता था, जो परिवार चाहता था, जो दोस्त चाहते थे, पर मैं खुद को खो चुका था। युंग के सपनों में एक दिन एक मंडला दिखा। मंडला एक गोल चित्र होता है जिसमें ज्यामितीय आकृतियां बनी होती हैं। ये आत्मा का प्रतीक है। मंडला ने युंग से कहा, मैं तुम्हारी आत्मा हूं, मैं वही हूं जो तुम असल में हो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे पहचानो। युंग ने मंडला को देखा। उसमें एक केंद्र था और उसके चारों तरफ कई परतें थीं। हर परत एक नया अनुभव था, एक नई सीख थी, एक नया रहस्य था। युंग ने समझा कि यही इंडिविजुएशन है, अपने केंद्र तक पहुंचना, अपनी आत्मा तक पहुंचना, अपने असली स्व तक पहुंचना। इंडिविजुएशन की यात्रा में कई चरण होते हैं। पहला चरण, पर्सोना को पहचानना। पर्सोना वो मुखौटा है जो हम दुनिया के सामने पहनते हैं। हम सब अलग अलग मुखौटे पहनते हैं, ऑफिस में एक, घर पर एक, दोस्तों के साथ एक। पहला कदम है इन मुखौटों को पहचानना। दूसरा चरण, शैडो से मिलना, अपने अंदर के अंधेरे को देखना, उसे स्वीकार करना, उसे समझना। ये सबसे कठिन चरण है। तीसरा चरण, एनिमा या एनिमस से मिलना, पुरुष के अंदर की स्त्री एनिमा और स्त्री के अंदर का पुरुष एनिमस को पहचानना, अपने विपरीत स्वभाव को स्वीकार करना। चौथा चरण, सेल्फ को पहचानना। यही आखिरी चरण है। यहाँ पर हम अपने असली स्व तक पहुँचते हैं, यहाँ पर हम पूरे होते हैं। युंग ने लिखा, इंडिविजुएशन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, इसका मतलब है होल बनना, अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करना, अच्छे को भी, बुरे को भी, उजाले को भी, अंधेरे को भी। युंग ने कहा, जब तक तुम अपने असली स्व को नहीं खोज लेते तब तक तुम अधूरे हो। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी शोहरत हो, कितनी भी ताकत हो, तुम खुश नहीं रह सकते। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम अपने असली स्व को जानते हो? तुम कौन से मुखौटे पहनते हो? तुम्हारे जीवन में इंडिविजुएशन के कौन से चरण हैं? क्या तुम पूरे होने की यात्रा पर हो? 11वें अध्याय में जंग अपनी सबसे लंबी यात्रा के अंत के बारे में बताते हैं, वापसी का रहस्य। ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। जंग ने लिखा, मैंने अंधेरे में बहुत समय बिताया, मैं रेगिस्तान में भटका, मैं किले में रहा, मैं सर्प से मिला, मैं मृतकों से बात की, मैंने अपने शैडो को देखा, अपनी एनिमा को पहचाना, अपने गुरु फिलेमोन से सीखा। पर अब वापस लौटने का समय आ गया था। वापसी आसान नहीं थी। अंधेरे में रहने की आदत हो जाती है। वहाँ की अपनी शांति है, अपना सुकून है। वहाँ कोई मांग नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई सवाल नहीं पूछता। पर जंग जानते थे कि उन्हें वापस लौटना होगा। उनकी जिम्मेदारियां थीं, उनका परिवार था, उनके मरीज थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक किताब थी जिसे पूरा करना था। जंग ने लिखा,
वापसी सबसे कठिन यात्रा है। अंधेरे में जाना आसान है, पर वहां से वापस आना बहुत मुश्किल, क्योंकि अंधेरा तुम्हें पकड़ना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। जंग के सपनों में एक दिन फिलेमोन आए, वो पंखों वाले बुजुर्ग, उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक। फिलेमोन ने कहा, बेटा, तुमने बहुत कुछ सीखा, तुमने अंधेरे को देखा, तुमने रोशनी को पहचाना, तुमने अपने आप को खोजा, अब वापस जाने का समय है। जंग ने पूछा, पर मैं वापस कैसे जाऊं? मैं इतना बदल गया हूं, मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, मैं दुनिया में कैसे फिट होऊंगा? फिलेमोन ने कहा, तुम फिट नहीं होगे, तुम अलग होगे, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम दुनिया में जाओगे, पर दुनिया के हिसाब से नहीं चलोगे, तुम अपने हिसाब से चलोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख थी। वापसी का मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वैसे बन जाओ जैसे पहले थे। वापसी का मतलब ये है कि तुम अपने नए स्व के साथ, अपने नए ज्ञान के साथ, अपनी नई समझ के साथ दुनिया में वापस जाओ। जंग ने लिखा, मैंने अपनी आंखें खोली, मैं अपने कमरे में था, चारों तरफ वही दीवारें थीं, वही किताबें थीं, वही फर्नीचर था, पर सब कुछ बदल गया था, मैं बदल गया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था, मैंने अपने अंदर की दुनिया देखी है, मैंने अपने राक्षसों से दोस्ती की है, मैंने अपने गुरु से सीखा है, अब मैं पूरा हूं। द रेड बुक का अंत अधूरा है। जंग ने इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने आखिरी पन्नों पर कुछ रेखा चित्र बनाए, कुछ प्रतीक लिखे, पर कहानी अधूरी रह गई। क्यों? शायद इसलिए कि आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया सफर है, हर पल एक नई सीख है, हर साल एक नया अध्याय है। जंग ने लिखा, द रेड बुक कोई किताब नहीं है, ये मेरी आत्मा का दर्पण है, और जैसे दर्पण में तुम हमेशा नया चेहरा देखते हो, वैसे ही इस किताब में मैं हमेशा कुछ नया देखता हूँ। उन्होंने किताब को बंद किया, उसे एक संदूक में रखा और उसे 40 साल तक किसी को नहीं दिखाया। उनकी पत्नी के अलावा किसी ने ये किताब नहीं देखी, उनके बच्चों ने भी नहीं। जंग ने कहा, ये किताब मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है, ये मेरी आत्मा की डायरी है, ये सिर्फ मेरे लिए है। 2009 में जंग की मृत्यु के 48 साल बाद उनके परिवार ने फैसला किया कि इस किताब को दुनिया के सामने लाया जाए, और जैसे ही ये किताब प्रकाशित हुई, दुनिया भर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, इतने सालों तक छुपी रहने वाली ये किताब आखिर में क्या थी? ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक इंसान की आत्मा का दस्तावेज थी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम कभी किसी लंबी यात्रा से वापस आए हो? तुम बदल गए थे या वैसे ही रहे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है? तुम अपनी आत्मा की डायरी लिख सकते हो। जंग की सीख आज भी क्यों जरूरी है? द रेड बुक 12वें और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि आज भी 100 साल बाद द रेड बुक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों एक मनोवैज्ञानिक के सपनों और दृश्यों का संग्रह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जंग ने लिखा, मैंने जो देखा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी आत्मा को खोजना चाहता है। आज की दुनिया में हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचते। हमारे पास सब कुछ है, पैसा, सुविधाएं, तकनीक, पर हमारे पास वो नहीं है जो सबसे जरूरी है, शांति, संतोष, खुशी। जंग कहते हैं ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपनी आत्मा को खो दिया है। हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि अंदर की दुनिया को भूल गए हैं। द रेड बुक हमें याद दिलाती है कि असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर है। असली खोज बाहर नहीं, अंदर है। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जंग ने कहा, जो बाहर है वो कभी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अंदर से अधूरे हो। पहले अंदर को पूरा करो, फिर बाहर अपने आप पूरा हो जाएगा। द रेड बुक की कुछ सीखें जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। पहली सीख, अपने सपनों को सुनो। हमारे सपने हमसे बात करते हैं, वो हमें हमारे डर बताते हैं, हमारी इच्छाएं बताते हैं, हमारा रास्ता बताते हैं, पर हम उनकी बात नहीं सुनते। हम उन्हें भूल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। जंग कहते हैं, अपने सपनों को याद रखो, उन्हें लिखो, उन्हें समझो, वो तुम्हारे अवचेतन की आवाज है। दूसरी सीख, अपने शैडो को स्वीकार करो। हर किसी के अंदर अंधेरा है, उसे दबाने से वो और बढ़ता है। उसे स्वीकार करो, उसे समझो,
उसे सही दिशा में लगाओ। जंग कहते हैं, जो तुम अपने अंदर देखना नहीं चाहते वही तुम्हारा रास्ता है। तीसरी सीख, अपने अहंकार का किला मत बनाओ। हम सब अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये दीवारें हमें बचाएंगी, पर ये दीवारें हमें कैद कर लेती हैं। जंग कहते हैं, अपने किले को गिरने दो, तभी तुम आजाद होगे। चौथी सीख, गुरु को पहचानो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई फिलेमॉन आता है, कोई बुजुर्ग, कोई शिक्षक, कोई मार्गदर्शक। उसे पहचानो, उससे सीखो। जंग कहते हैं, गुरु बाहर भी हो सकता है, अंदर भी, पर वो हमेशा होता है। पांचवी सीख, पूरा होने की कोशिश करो, परफेक्ट होने की नहीं। परफेक्ट होना नामुमकिन है, पूरा होना मुमकिन है। अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करो, अच्छे को भी बुरे को भी। जंग कहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं पूरा हूं और यही मेरी ताकत है। छठी सीख, वापस लौटो। चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, कितने भी गहरे उतर जाओ, वापस लौटना मत भूलना। तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी दुनिया है। जंग कहते हैं, अंधेरे में जाना जरूरी है, पर वहां रुक जाना खतरनाक है। वापस आना भी उतना ही जरूरी है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम अपने सपनों को सुनते हो? तुम्हारा शैडो क्या है? तुम्हारा अहंकार का किला कैसा है? तुम्हारे जीवन में फिलेमॉन कौन है? क्या तुम पूरे होने की यात्रा पर हो? दोस्तों, हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं। कार्ल जंग की द रेड बुक से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि जंग का संकट क्या था और कैसे उन्होंने उसका सामना किया। हमने जाना कि एलिजा और सलोम कौन थीं, ज्ञान और इच्छा के दो रूप। हम फिलेमोन से मुलाकात की, आत्मा के गुरु। हम रेगिस्तान में गए, किले में रहे, सर्प से मिले, मृतकों से बात की। हमने अपने शैडो से दोस्ती की, इंडिविजुएशन की यात्रा समझी और वापसी का रहस्य जाना। ये सब सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने आप को खोजना चाहता है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को समझना चाहता है। ये हर उस आत्मा की कहानी है जो पूरी होना चाहती है। जंग ने लिखा, द रेड बुक सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अंदर की यात्रा पर निकलता है। आज की दुनिया में हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है अपने लिए। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचते। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, पर अपने सपनों पर 1 मिनट भी नहीं। जंग हमें याद दिलाते हैं, असली दुनिया बाहर नहीं, अंदर है। असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर है। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। उनका आखिरी संदेश है, अपने अंदर की यात्रा करो, अपने सपनों को सुनो, अपने शैडो से दोस्ती करो, अपने असली स्व को खोजो और फिर वापस लौटो दुनिया को कुछ देने के लिए। द रेड बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। इसमें तुम अपने आप को देख सकते हो, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने असली स्व को। जंग ने कहा, जो तुम बाहर देखते हो वो तुम हो, जो तुम अंदर देखते हो वो भी तुम हो। दोनों को मिला दो, तब तुम पूरे होगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी कार्ल गुस्ताव जंग की रहस्यमयी किताब द रेड बुक की कहानी। इस ऑडियो बुक में हमने जंग के साथ उनके अवचेतन की यात्रा की, उनके सपनों को देखा, उनके दृश्यों को समझा और उनकी सीखों को जाना। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, जो अपने सपनों को समझना चाहते हैं, जो अपने आप को खोजना चाहते हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। कमेंट में बताएं, द रेड बुक की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और क्या आपने कभी अपने सपनों पर ध्यान दिया है। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने अंदर की यात्रा करो, अपने सपनों को सुनो और अपने